नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और इस क्रैश कोर्स चैनल में आप जानते ही हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसमें ए टू जेड सारी नॉलेज दी जाती है ताकि आपको कहीं और से वो टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और इसके अलावा सरलतम ढंग से हम समझाते हैं ताकि बच्चों को कभी भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत ना पड़े और वो आसानी से अपने टारगेट को पूरा कर लें, ठीक है। और मैं भी इन्हीं सब चीज़ों से पढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। इंटरव्यू में भी मैंने उस बोर्ड में टॉप किया जिस बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था, ठीक है, पांडे बोर्ड में। तो इसके अलावा और भी मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जितनी भी टॉपिक जितनी भी चीज़ें दी गई हैं इससे बाहर नारीवाद के बारे में कुछ भी पूछने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बनने का एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। अभी इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि वो ऐसे प्रश्न को पूछे कि ऐसा क्यों है, ठीक है। वो क्या है जैसे शब्दों को ही ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो आज हम नारीवाद के बारे में ए टू जेड सब कुछ पढ़ेंगे और आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिएगा। और नारीवाद के बारे में एक एमसीक्यू भी बन गया है, इन दोनों को मिलाकर यानी आज का जो ये चैप्टर है वो और एमसीक्यूज़, ठीक है, उन दोनों को अगर आप मिला लेंगे तो ऐसा कोई भी एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि नारीवाद से रिलेटेड हो और आपको इसमें ना मिले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ, थोड़ा लंबा वीडियो है, धैर्य के साथ इसको अच्छे से पढ़िए। तो नारीवाद में देखिए, नारीवाद एक राजनीतिक, वैचारिक, सामाजिक आंदोलन है जो लैंगिक आधार पर सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत समानता का पोषक है, ठीक है। यानी जो लिंग के आधार पर स्त्री को निम्न स्थिति में रखा जाता है, सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, वैचारिक हो या फिर धार्मिक हो, जो भी हो, तो सभी आधार पर महिलाओं को जो निम्न स्थिति प्रदान की गई है पितृसत्तात्मक व्यवस्था के द्वारा, उसी पर कुठाराघात करके महिलाओं को उच्च स्थिति यानी पुरुष के बराबर स्थिति देने के लिए ही जो आंदोलन हुआ था उसे ही नारीवाद कहते हैं, ठीक है। यानी महिला की हिमायत करने वाली जो नीतियां हैं, जो बातें हैं, जो विचार हैं, वही नारीवाद कहलाए। प्रारंभ में नारीवाद को वोट देने के नारी जो थी उसको वोट देने का अधिकार नहीं था, अतः उन्हें भी वोट देने के लिए पुरुषों के बराबर लाने के लिए जो लेखन कार्य हुआ, ठीक है। यानी जो महिला है उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। और अरस्तू ने कहा है कि महिला में आत्मा नहीं होती, ठीक है। यानी वह उसका जो स्व होता है वो विकसित नहीं होता, अतः वह ये निर्णय करने में असमर्थ है कि कौन राजा बनेगा। इसीलिए वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं होना चाहिए। ये बात अरस्तू ने कही, बाद में इनकी काफ़ी आलोचना हुई। तो महिलाओं को लेकर जो मुद्दा उठा था, काफ़ी आंदोलन हुए, तो उसके बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले इंग्लैंड में दिया गया। क्रिस्टीन डी पिज़ान पहली स्त्री थी जो लेखन से जुड़ी और उन्होंने महिलाओं के बारे में लिखना शुरू किया, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को और उनकी फीलिंग्स को उन्होंने बताना शुरू किया। यहीं से नारीवादी आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। और नारीवाद की देखिए 4 लहर चली थी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा आंदोलन के प्रकार हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिटेल में जानते हैं, ठीक है। तो नारीवाद की जो पहली लहर थी इसकी शुरुआत ब्रिटेन और अमेरिका में हुई और 20वीं शताब्दी तक ये आंदोलन जो था वो चला था। इस लहर से जुड़ी महिलाएं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, सुशांत बी एंथोनी, ओलंपिया ब्राउन, लूसी स्टाल आदि थे, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट किस लहर से जुड़ी थी, ठीक है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। और यह लहर किस शताब्दी में था, तो 20वीं, 10वीं, ठीक है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। इस लहर का मुख्य उद्देश्य महिला मताधिकार एवं विधि के समक्ष समानता था। तो जो पहली लहर थी यानी पहली बार जो महिला समानता का मुद्दा उठा था वो राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र में था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे जो है सामाजिक और लैंगिक या फिर कुछ अन्य ढंग से लगा देंगे, तो आपको देखना है कि जो राजनीतिक और कानून के समक्ष समानता है वही इसका मुद्दा बना था पहली लहर का। इसके अलावा देखिए मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को ब्रिटिश नारीवाद की दादी माँ कहा जाता है, ठीक है। यानी ब्रिटेन की जो नारीवाद था उसकी दादी माँ कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। इस लहर का जो स्वरूप था वो उदारवादी था, ठीक है। और ऐसा माना जाता था कि जो उदारवादी थे वो मानते थे कि धीरे धीरे महिलाओं को कुछ फैसिलिटीज़ दी जाए और वो काफ़ी लंबे समय में धीरे धीरे आके मुख्य धारा से जुड़ जाएंगी, ठीक है। ये बात कही गई थी उदारवादी जो थे। उन्होंने कहा कि पुरुषों को आप मत प्रताड़ित कीजिए या फिर उनको दमन मत कीजिए, बल्कि महिलाओं को कुछ अधिकार दे दीजिए, वो भी पुरुषों के बराबर हो जाएं। कासिम अमीन जो थे वो नारीवाद, अरब में नारीवाद के पिता कहे जाते हैं, ठीक है। और चीन में जहाँ तक नारीवाद के जनक की बात है तो ओलंपे डी गास थे।
ये 1791 में इन्होंने नारीवाद की बात की थी चीन में, ठीक है। क्योंकि चीन में महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी थी, परंपरागत चीज़ें जो थी नारी पे बिल्कुल हावी थी, और महिलाएं जो थी वो पूरी तरह से जकड़ी हुई थी परंपराओं में, वो बिल्कुल भी उनके विचारों की कोई वैल्यू नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में ओलंपे डी गास ने महिलाओं के लिए कुछ कार्य किया, नारीवाद की शुरुआत उन्होंने चीन में की, ठीक है। द्वितीय लहर में देखिए क्या है, द्वितीय लहर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता का मुद्दा था। यहाँ पर देखिए जो कल्चरल बेसिस पे असमानता होती है, गोरे और काले में जो भेद होता है महिलाओं के आधार पर, जो सामाजिक मुद्दे होते हैं जैसे यौन उत्पीड़न हो गया, हिंसा हो गया, हत्याएं हो गई, तो इन सब मामलों पे केंद्रित किया गया द्वितीय लहर, ठीक है। और संसार के सभी वर्ण की स्त्रियां एक साथ खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि हम एक हैं, चाहे वर्ण कोई भी हो, चाहे कोई स्त्री एशियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो 1960 के दशक में यूएसए से प्रारंभ इस काल में सिमोन दे बोबुआ की लिखी गई जो पुस्तक थी द सेकंड सेक्स ने आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। तो देखिए सिमोन दे बोबुआ जो थी, उनकी जो पुस्तक थी द सेकंड सेक्स में, उसमें उन्होंने बताया कि महिलाएं जो हैं वो गौड़ लिंग की हैं, ठीक है। प्रथम सेक्स कौन है, फर्स्ट सेक्स वो पुरुष है, और महिलाओं को सेकंड द्वितीय दर्जे का माना गया है। तो इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी, ये एक मील का पत्थर साबित हुआ और इसने आंदोलन को और ज़्यादा तीव्र कर दिया, लोगों के जहन में इसको इन्होंने ला दिया फ्रंट पे। इस आंदोलन के प्रभाव स्वरूप अमेरिका में सर्वप्रथम 1964 में समान वेतन अधिनियम लागू हुआ। यानी कि उन्होंने देखिए इतना, एक किताब ने इतना काम कर दिया कि अमेरिका में 1964 में समान वेतन अधिनियम लागू हो गया। फिर देखिए दूसरी लहर जो थी वो पुरुषों द्वारा महिलाओं पर किए गए यौन हिंसा, उत्पीड़न आदि पर केंद्रित थी, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया, यह आंदोलन अतिवादी नारीवाद पर केंद्रित था, यानी यह क्रांतिकारी आंदोलन था और ये इस मुद्दे पर केंद्रित था कि जो पुरुषवादी व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंकिए, उसको हटाइए, और महिलावादी जो व्यवस्था है उसको आप लगा दीजिए, ठीक है, उसको आप समाज में लागू कर दीजिए। ये बात कही गई थी, पुरुष प्रभुत्व को उखाड़ फेंकने की बात की गई थी। इस लहर से जुड़े विद्वान केट मिकेल, सुलामित फायरस्टोन, मैरी डेले आदि थे। तो इसमें ये भी पूछा जाता है कि नारीवाद की द्वितीय लहर से कौन जुड़ा था, तो ये सारे थिंकर्स हो जाएंगे। तीसरी लहर देखिए, दूसरी लहर की सफलता प्राप्त, दूसरी लहर जो थी उसको सफलता नहीं मिली, ठीक है। जिस हिसाब से उसको बनाया गया था उस हिसाब से उसने कार्य नहीं किया। और इसमें क्या हुआ कि तीसरी लहर की शुरुआत हुई, इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समानता, यानी जो संपत्ति है, संपत्ति में महिलाओं को अधिकार मिले, ठीक है, महिलाओं को अधिक से अधिक संपत्ति दी जाए, इसके बारे में किया गया। जैसे पुरुषों को संपत्ति प्राप्त है वैसे ही महिलाओं को, और जो भी अवसर की समानता होती है, उन अवसर की समानता को महिलाओं को भी प्रदान किया जाए, ठीक है। इसके अलावा गर्भपात करने का अधिकार, यदि किसी महिला के साथ ज़बरदस्ती रेप होता है तो वो गर्भपात कर सके, इसके लिए भी बातें बताई गई हैं, ठीक है। चतुर्थ लहर में देखिए ये 2012 से शुरू हुआ और इसमें बताया गया कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को हाईलाइट करे और महिलाएं जो हैं वो सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें महिलाओं के लिए संवेदना उत्पन्न करने की बात की गई है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तेज ये सब चीज़ें हो रही हैं और यही कारण था कि 3 तलाक जैसे मुद्दे आए और सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की महिलाओं के लिए, ठीक है। तो चतुर्थ लहर जो है वो 2012 से शुरू हुई और ये सोशल मीडिया पर बेस्ड था। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2004 में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से 20% ज़्यादा काम करती हैं। और इसमें हुआ उन्होंने कहा कि यदि पुरुष 100% कार्य करता है तो महिलाएं 120% कार्य करती हैं, वे पुरुषों से 102 मिनट ज़्यादा कार्य करती हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं। और सत्य भी है, आपने देखा होगा कि गाँव में पुरुष जो होते हैं वो केवल खेतों में काम करते हैं, उन्होंने बुआई कर दी और पूरा उन्होंने खेतों को तैयार कर दिया, ठीक है। महिलाओं ने भी किया, दोनों ने किया, ठीक है। खेत में दोनों ने बराबर काम किया, लेकिन जो फसल बन के आई घर पे उसको भी महिलाओं ने बनाया, उसमें भी उनको आराम नहीं है। खेत से आने के बाद पुरुष जो होता है वो आराम करता है, लेकिन महिला होती है वो क्या करती है, चावल को सही करती है, फिर दाल को सही करती है, ठीक है। और इस तरह से जो भी घास फूस निकलता है उसको भी वो अलग अलग करती है, ठीक है। तो जो भी कचरा होता है उसको निकालती है, तो यानी उसको वहाँ पे भी वर्क करना है, वो डबल वर्क कर रही है, जबकि पुरुष जो है वो सिंगल वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बताया कि 102 मिनट महिला जो है वो ज़्यादा कार्य कर रही है।
महिलाएं विश्व के कार्य का 66% करती हैं, यानी पूरे विश्व के कार्य का 66% केवल महिलाएं करती हैं। ये अभी जो जल्दी के आंकड़े हैं वो बताते हैं। 50% संपूर्ण विश्व का उत्पादन करती हैं। पूरे विश्व में जो जितना भी उत्पादन होता है 50% ये उत्पादन करती हैं, लेकिन उनकी कमाई केवल 10% होती है। यानी ज़्यादातर कार्य वो ऐसे करती हैं जिसका उत्पादन से सीधा संबंध नहीं होता। ठीक है, यानी अगर कोई महिला है, घर के काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि घर में जितने भी लोग हैं वो अच्छे से पलेंगे। ठीक है, टाइम टाइम पे उनको खाना, दवाइयाँ वगैरह मिलेंगी। और वही महिला यदि ना हो तो पुरुष जो है वो बाहर का, घर का दोनों काम करेगा, तो उतने अच्छे से उत्पादन में वो अपना हाथ नहीं बटा पाएगा। ठीक है, तो कार्य ये भी कर रही हैं इनडायरेक्ट रूप से उत्पादन में, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए उनको संपत्ति नहीं मिलती। और यही कारण है कि संपूर्ण विश्व की संपत्ति का केवल 1% ही महिलाओं को मिला हुआ है। फिर भारत में महिला आंदोलन की बात है। भारत में महिलाओं की जो स्थिति थी अत्यंत दयनीय थी। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं को ऊंचा स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में महिलाएं धीरे धीरे भोग विलास की वस्तु बनती गई। मध्यकाल में क्या हुआ, उनको खरीदा बेचा जाने लगा और बिल्कुल ही असहनीय स्थिति हो गई। महिलाओं को उपहार के रूप में, यानी एक वस्तु के रूप में महिला का उपयोग किया जाने लगा। और जो आधुनिक काल आया, आधुनिक काल में महिलाओं के साथ और भी ज़्यादा अत्याचार होने लगे। उन्हें कभी भी कोई भी उठा ले जाता था इस तरह से, तो इसीलिए पर्दा प्रथा भी शुरू हुई। तो आपने देखा कि भारत में बहुत ही दयनीय स्थिति थी और महिलाओं को घरेलू सेविका, यानी जो गृहिणी होती है, उसके रूप में कार्य करना पड़ता था। उनका कोई व्यक्तिगत और कोई एक्स्ट्रा पहचान नहीं थी उनकी। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ या स्वाधीनता के लिए, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसी औरतों की ज़रूरत थी जो भूमिगत क्षेत्रों में जाकर खाना पहुंचाए, जो क्रांतिकारी हैं उनके लिए। इसके अलावा प्रभात फेरी से लेकर और भी कार्य थे। तो ये इन महिलाओं को रोका नहीं जाता था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो इन्हीं को खाना वगैरह पहुंचाने के लिए और भी कार्य के लिए चुना जाता था। ठीक है, तो ऐसे कार्य को करते करते उनके अंदर ये चीज़ आई कि मैं भी बहादुर हूँ और पुरुष के समान मुझे भी अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये उनके दिमाग में एक सामाजिकरण के रूप में कार्य किया कि हाँ, संरचना में हमारा भी स्थान होना चाहिए। और दो मुख्य विचारक हैं, गोविंद केलकर और अर्पणा बसु। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में नारी मुक्ति की बात की, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम है उसी में आने के बाद महिलाओं ने अपने मुक्ति के बारे में सोचा। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ ऐसे समाज सुधारक हुए बाद में जिन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने विधवा विवाह को शुरू किया और बाल विवाह को बंद किया, सती प्रथा को बंद किया और महिलाओं के साथ होने वाले अनेक ऐसे अत्याचारों को उन्होंने बंद किया। ठीक है, और उन्हें धीरे धीरे यहीं से एक एक स्टेप शुरू हुआ महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान देने के लिए। ठीक है, आज हम तो देख रहे हैं कि मैं भी एक महिला हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ और आप उसको देख रहे हैं, तो ये भी क्या है, इसी आंदोलन का प्रभाव है एक। ठीक है, 1975 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन नैरोबी में हुआ। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन जो 1975 में हुआ था वो नैरोबी में हुआ था, याद रखिएगा। फिर देखिए एक बीजिंग घोषणा पत्र है और आपको एग्जाम में अक्सर मिलता होगा। अगर नारीवाद से रिलेटेड प्रश्न आता है तो एक प्रश्न बीजिंग घोषणा पत्र से आता ही आता है। ठीक है, तो बीजिंग घोषणा पत्र 45 में कहा गया है कि महिलाओं के विरुद्ध से तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार की लिंग आधारित हिंसा जिसका परिणाम या संभावित परिणाम शारीरिक, लैंगिक या मनोवैज्ञानिक क्षति हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम महिला उत्पीड़न कहेंगे। तो इन्होंने एक परिभाषा दी है कि महिलाओं के विरुद्ध का क्या तात्पर्य है। ठीक है, कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि महिला हिंसा को कहाँ पे प्रमाणित किया गया, कहाँ पे महिलाओं को परिभाषित किया गया। ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार होता है, तो ये बीजिंग है, याद रखिएगा। इसमें देखिए जो 4 महिला सम्मेलन हुए थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना चाहिए। प्रथम विश्व महिला सम्मेलन 1975 में हुआ था। आपको पता है ये प्रथम विश्व महिला सम्मेलन हुआ था नैरोबी में। इसमें क्या हुआ कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की कोई चर्चा नहीं हुई, यानी ये सम्मेलन तो हुआ यहाँ पे लेकिन हिंसा की बात नहीं की गई। फिर द्वितीय महिला सम्मेलन 1980 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, महिलाओं की पिटाई और पारिवारिक हिंसा, यानी परिवार में जो महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है, उनकी पिटाई की जाती है, उसके बारे में जागरूकता फैलाएगी, इसको दूर करने का प्रयास। और इस पर उन्होंने एक द्वंद्व की तरह बिल्कुल जोश में इस पे कार्य किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, तृतीय जो महिला सम्मेलन था 1985 में। इसमें क्या हुआ कि जो महिलाओं के साथ गाली गलौज, दुर्व्यवहार होता है, बोलने के माध्यम से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है,
इस पे उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। ठीक है। फिर चौथा महिला सम्मेलन जो 1995 में हुआ था, इसमें हिंसा संबंधी यानी महिलाओं को जो हिंसित व्यवहार देखना होता है, हिंसक व्यवहार देखना होता है, उसके मुद्दों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया कि किस किस प्रकार से महिलाओं पर हिंसा होती है और इसको कैसे दूर किया जाए। तो ये चारों महिला सम्मेलन है, इसके स्थान याद रखिएगा। ठीक है। एक है 1975, दूसरा 1980 और तीसरा 1985, चौथा 1995। ठीक है। सिमोन द बुआ द्वारा लिखी गई पुस्तक द सेकंड सेक्स में नारीवाद, ये जो पुस्तक है इसको नारीवाद की बाइबिल कहा जाता है। ठीक है। और एक थिंकर हैं प्रभा खेतान, इन्होंने सिमोन द बुआ की ये पुस्तक जो द सेकंड सेक्स है इसको हिंदी में अनुवाद किया, और जब हिंदी में अनुवाद हो गया तो इसको नारीवाद की बाइबिल के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है। नारीवादी आंदोलन के देखिए प्रकार कौन कौन से हैं। अतिवादी नारीवाद, अतिवादी नारीवाद कहता है कि पुरुष प्रभुत्व की इस व्यवस्था को उखाड़िए और नारीवादी व्यवस्था को लगा दीजिए, यानी क्रांतिकारी विचारधारा को मानता है। ठीक है। इसमें इसको सुधार वगैरह के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता, ये पूरी तरह से व्यवस्था को उखाड़ी है और दूसरी व्यवस्था को लगाने की बात करता है। समाजवादी नारीवाद क्या कहता है, ये कहता है कि समाज में ही सारी चीज़ें व्याप्त हैं। ठीक है। तो समाज को क्या करना है, उसको सुधारना है। जब समाज को सुधारा जाएगा तो ही किया जाएगा, समाज ने ही लोगों के साथ गलत किया है, ये बात कहता है। उदारवादी नारीवाद कहता है कि धीरे धीरे सुधार किया जाए और बिल्कुल त्वरित न किया जाए, क्योंकि लंबे समय से ये संरचना में व्याप्त हो गया, तो महिलाओं को धीरे धीरे एक एक फैसिलिटी दी जाए। पारिस्थितिकी नारीवाद में क्या होता है कि ये माना जाता है कि महिलाएं जो होती हैं वो पेड़ पौधों को कम नष्ट करती हैं और पेड़ पौधों की पोषक होती हैं। ज़्यादातर वो पेड़ पौधों को क्या करती हैं, रक्षा करती है उनकी। ठीक है। पेड़ पौधे लगाती हैं। तो पारिस्थितिकी नारीवाद मानता है कि प्रकृति के लिए नारी की ज़रूरत है। फिर देखिए उपयुक्त आंदोलन के परिणाम स्वरूप महिला मुक्ति आंदोलन के अनेक उपाय किए गए, अनेक कानून बने, महिलाओं के लिए एक अलग से बजट बनने लगा, पिंक बजट बोलते हैं उसको। ठीक है। जेंडर बजटिंग, और इसमें देखिए और भी बहुत सी चीज़ें हुए, बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जो महिलाओं के लिए है। लड़कियों की शादी के लिए, छोटे से बच्चे हों तभी उनका बीमा करा दीजिए। ठीक है। तो ऐसे बहुत सी योजनाएं जो सरकार चला रही है, किस लिए चला रही है, ताकि भ्रूण हत्या न किया जाए, लड़कियां माता पिता पर बोझ ना हो और उनको अच्छे से परवरिश मिले। ठीक है। अब देखिए महिलाओं से रिलेटेड कुछ अधिनियम हैं और ये एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए। पहला है परिवार न्यायालय अधिनियम 1984। परिवार न्यायालय अधिनियम में जब महिला और पुरुष यानी परिवार के अंदर जब कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग से न्यायालय होता है। इसमें लोग बैठते हैं और फीलिंग्स के द्वारा एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 है। ठीक है। फिर देखिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 है। इसमें जो अनैतिक व्यापार होता है उसको रोक लगाने के लिए है। महिलाओं का अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986 में है। ठीक है। यानी जो चित्रण होता है, जो सिनेमा होता है, उस सिनेमा में यदि महिलाओं का खुलेआम कुछ चित्रण होता है जो ज़्यादा अभद्र लगता है तो हम इसी अधिनियम के तहत उन पर क्लेम कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई। घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण है वो ये अधिनियम कब पारित हुआ, ये 2005 में ये पारित हुआ, यानी बना, और ये लागू कब हुआ लोगों पर, ये 2006 में लागू हुआ था। ठीक है। यानी जो संसद में पारित हुआ, तो यानी पूछा जाता है कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है कब बना, कब पारित हुआ, 2005 में, और ये लागू कब हुआ लोगों पर, 2006 में। तो लागू अगर पूछेगा तो 2006 लगाएंगे आप, और यदि पारित पूछे तो 2005। ठीक है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 में। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक 1975 से 1985 तक ये चला था। ठीक है। यानी 10 साल तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक जो था वो चला था। 1975 से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है 8 मार्च को मनाया जाता है, ये 1975 से शुरू हुआ था। ठीक है। तो अगर दशक पूछता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक तो 1975 से 1985 है, और 8 मार्च को जो महिला दिवस मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, 1975। ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001, इसे महिला अधिकारिता वर्ष भी कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नारीवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो नेट के लिए भी है, पीजीटी के लिए भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। ठीक है।
तो आप सभी लोग नारीवाद को अच्छे से तैयार कीजिए। एक MCQ भी बना है नारीवाद से रिलेटेड, आप उसको भी ज़रूर देखिए, ठीक है। और इसके बाहर नारीवाद से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं बन रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।